नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, निकिता मर्डर केस में थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। तौसीफ और रेहान की सजा का फैसला होगा। कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था। 26 अक्टूबर 2020 को निकिता की हत्या की गई थी। कॉलेज के बाहर निकिता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। शादी से इनकार करने पर तौसीफ ने निकिता को गोली मारी थी। इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी। हत्याकांड की जांच के 5 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी यानी तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया गया था। रेहान को गिरफ्तार किया था, साथ ही अजहरुद्दीन को भी पुलिस ने पकड़ा था। एसआईटी ने 11 दिन में ही 700 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। अजहरुद्दीन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, लेकिन आपको बता दें कि इस मामले के जो मुख्य आरोपी हैं तौसीफ और रेहान, उनको कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आज उनकी सजा पर फैसला आना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकिता मर्डर मामले में थोड़ी देर में कोर्ट का फैसला आने वाला है। तौसीफ और रेहान पर उनकी सजा पर फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने दोनों को ही दोषी करार दिया था। 26 अक्टूबर 2020 की ये वारदात, आपको तस्वीरें भी हम उस दिन की दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज पे इस वारदात में देखा गया था किस तरीके से कॉलेज के बाहर ही निकिता की हत्या की गई थी। निकिता पेपर देकर वापस लौट रही थी और इस बीच वहां पहले से घात लगाकर बैठे तौसीफ और रेहान ने पहले उससे बातचीत की और फिर तौसीफ ने उसे गोली मार दी। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, दोनों को दोषी करार दिया था। आज दोनों दोषियों की सजा पर फैसला आना है और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी फरीदाबाद से दीपक कुमार जुड़ गए। दीपक, निकिता मर्डर केस में सजा का ऐलान होना है, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल निकिता मर्डर केस में आज सजा का ऐलान होना है। 2 दिन पहले दोषी करार दे दिया गया था। तौसीफ और रेहान, इन दोनों को दोषी करार दिया गया था, जबकि तीसरा आरोपी अजहरुद्दीन, उसको बरी कर दिया गया था। तौसीफ और रेहान पर आरोप इस बात का है कि जो 26 अक्टूबर को जब ये हत्या की गई, शाम को 4 बजे, तब निकिता कॉलेज से निकल रही थी और उस समय इसको अब किडनैप करने की कोशिश की गई। जब किडनैप करने के दौरान जब इसने मना किया निकिता ने, तो इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तौसीफ और रेहान ये दोनों वही शख्स हैं। तौसीफ गोली मारने वाला शख्स है, जबकि उस समय रेहान उसके साथ मौजूद था। गाड़ी में उसको लेकर जाने वाला वो शख्स था, गाड़ी चलाकर लाने वाला शख्स वो था। और जिस तरह की उम्मीदें जताई जा रही हैं, जो जानकारी मिल पा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, वो सूत्र ये बता रहे हैं कि तौसीफ को हो सकता है कि फांसी की सजा का ऐलान कर दिया जाए, जबकि रेहान को उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। इससे पहले जब मैं ये जानकारी दे रहा हूं, इससे पहले सजा पर बाकायदा बहस हो चुकी है। दोनों तरफ से वकील अपने अपने तर्क रख चुके हैं, अपनी तरफ से कह चुके हैं। जो पीड़ित पक्ष के वकील हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि फांसी से कम उन्हें कुछ मंजूर नहीं। वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि एक बेटी की हत्या हुई है और बेटी की हत्या के मामले में नजीर बननी चाहिए, जिससे कि इसके बाद कोई भी अपराधी इस तरह की हरकत करने की जरूरत ना कर सके, और इसीलिए नजीर बनाना चाहता है पीड़ित पक्ष। साफ तौर पर कई तरह के मामले कहे गए हैं। पीड़ित पक्ष की तरफ से कहा गया है कि 2018 में आरोपी जो है उन्होंने निकिता का अपहरण किया था। उस दौरान मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन परिवार के दबाव के चलते, चूंकि तौसीफ का परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, काफी कद्दावर लीडर्स हैं इसके परिवार में, इसके रिश्तेदारों में, और इस वजह से दबाव डालकर समझौता 2018 में करा दिया गया था। अब की स्थिति ये कि परिवार साफ तौर पर कह रहा है कि अगर उस समय समझौता ना किया होता, दबाव न डलवाया होता, तो आज ये निकिता जो है वो जिंदा होती। और अभी की स्थिति यह है कि जब बहस वकीलों के बीच में हुई सजा को लेकर, चूंकि पीड़ित पक्ष फांसी चाह रहा है, जबकि जो आरोपी पक्ष है वो साफ तौर पर कह रहा है कि गरीब परिवार का ये बच्चा है, इसको फांसी नहीं दी जानी चाहिए, कम से कम सजा दी जानी चाहिए। और इसको लेकर अब जो फैसला है ये सुरक्षित रख लिया गया है। 4 बजे के आसपास उम्मीद इस बात की कि जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे। इस पूरे वाक्य में एक सबसे जो दिलचस्प चीज है, वो दिलचस्प चीज है 26 अक्टूबर को हत्या की गई थी, समय लगभग 4 बजे के आसपास का, जिस समय हत्या हुई थी, निकिता कॉलेज से निकल रही थी 26 अक्टूबर शाम 4 बजे, और आज 26 मार्च 5 महीने बाद शाम को 4 बजे ही अंजाम तय होना है इन दोनों दोषियों का। चूंकि दोनों को दोषी ठहराया जा चुका है, अब सिर्फ तय ये होना है कि इनको फांसी दी जाएगी या इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। जी शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए। तो 4 बजे के आसपास इसमें कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। 2 दोषी करार दिए गए थे निकिता मर्डर केस में, और तौसीफ और रेहान जिनकी सजा का ऐलान होना है। दोनों तरफ से बहस पूरी हो चुकी है। अभी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। करीब 4 बजे के आसपास जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कोर्ट का फैसला आ सकता है। आपको जानकारी दे दें कि निकिता का परिवार इसमें फांसी की सजा से कम कुछ नहीं मांग रहा।
बहस के बाद अब इंतजार इस बात का है कि कोर्ट अपना फैसला सुनाए। तौसीफ और रेहान पर फैसला सुना जाएगा कि क्या सजा कोर्ट उनको सुनाता है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर दोनों को दोषी करार दिया था। 26 अक्टूबर 2020 का यह मामला, जब निकिता पेपर देकर कॉलेज से बाहर निकली थी। उस दौरान कॉलेज के बाहर तौसीफ ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतारा था। शादी से इनकार करने पर तौसीफ ने इस वारदात को अंजाम दिया था। मामला गंभीर था। एसआईटी को जांच सौंपी गई। इस हत्याकांड की जांच के 5 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि तौसीफ का संबंध कांग्रेस के एक कद्दावर नेता के परिवार से है और कांग्रेस के पूर्व विधायक के भतीजा तौसीफ है। अब इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाना है। अब सजा का ऐलान कुछ देर बाद बताया गया कि होने वाला है। दोनों पक्षों की बहस दलील पूरी हो चुकी है। पीड़ित पक्ष ने इस मामले में निकिता के हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग की है और इस मामले में त्वरित कार्रवाई भी की गई पुलिस की तरफ से भी। और एसआईटी ने महज 11 दिन में 700 पेज की चार्जशीट पेश कर दी थी। कोर्ट ने हालांकि तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इंतजार है कोर्ट के फैसले का। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, 4 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। अध्यापक और दूसरे स्टाफ को स्कूल आना होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह फैसला सरकार ने किया है। सार्वजनिक जगहों पर होली नहीं मनाई जाएगी। लोगों से घर पर ही होली मनाने की अपील भी की है क्योंकि कोरोना एक बार फिर से बेकाबू हो रहा है। हिमाचल सरकार एहतियातन ये फैसले ले रही है। अब बड़ा फैसला हिमाचल सरकार का कि 4 अप्रैल तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। टीचर और दूसरे स्टाफ को हालांकि स्कूल आना होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला हुआ है। सार्वजनिक स्थलों पर होली नहीं मनाई जाएगी। हरियाणा में भी इस बारे में फैसला किया कि सार्वजनिक जगहों पर होली नहीं मनाई जाएगी और कुछ इसी तरह का फैसला हिमाचल की सरकार ने लिया है। लोगों से घर पर ही होली मनाने की अपील की गई है। और जानकारी लेंगे शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़ गए। रणबीर, बड़ा फैसला, कोरोना बेकाबू हो रहा है। हालांकि हिमाचल में स्थिति अभी इतनी गंभीर नहीं है लेकिन एहतियातन बड़ा फैसला कह सकते हैं। जिस तरीके से शैक्षणिक संस्थानों को 4 अप्रैल तक बंद करने का फैसला हुआ है, क्या कुछ और जानकारी है? जी देखिए सुदेश, इसकी जो आशंका लगातार जताई जा रही थी क्योंकि पिछला जो 1 हफ्ता बीता है लगातार जो है मृत्यु दर बढ़ रही है और जो केसेस हैं वो 200 से ज्यादा जो है लगभग हर रोज आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है सरकार जो है इस विषय में जल्द जो है फैसला करेगी और इसी को लेकर आज जो है बड़ा फैसला जो है सरकार ने किया है। हालांकि ये कहा गया है कि जिन स्कूलों के पास आवासीय सुविधाएं हैं उन्हें अपने जो हॉस्टल्स हैं वो बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हॉस्टल्स में जो छात्र रह रहे हैं उन्हें जो है सारे जो एसओपी हैं, जो नियम हैं, जो कायदे हैं उनकी जो है पालना करनी होगी। और टीचर्स को जो है नियमित रूप से स्कूल में आना पड़ेगा क्योंकि शायद ऑनलाइन क्लासेस है। आगे जो है अब शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है, उसकी तैयारियां करनी है। तो इसको लेकर यह फैसला किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर होली नहीं मनाई जाएगी, यानी जो बाजारों में जो टोलियां दिखती थी वो आपको नहीं दिखेंगी। वो आपको गली मोहल्ले में ही अपने आसपास के साथ जो है कहने का मतलब ये है कि जो सरकार ने कहा है कि वही बड़ी गैदरिंग जो है नहीं हो सकती। बाहरी कार्यक्रम में 200 से ज्यादा और जो इंडोर जो कार्यक्रम होंगे उनकी जो क्षमता 50% से ज्यादा जो लोग जो है वो इकट्ठा नहीं हो सकते। और ये भी जानकारी राज्य सरकार की तरफ से दी गई है कि 3 अप्रैल को भी जो है छुट्टी रहेगी और होली वाले जो दिन है उस दिन भी छुट्टी है और अगले कल जो देखते हुए ये जो है एहतियाती कदम सरकार ने लिए हैं। जी शुक्रिया रणबीर जानकारी के लिए। तो अब सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से क्या कहा गया।
अगली खबर, मुख्तार अंसारी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 2 हफ्ते में पंजाब से यूपी शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। पंजाब सरकार की दलील सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई। यूपी के बाहुबली को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अभी पंजाब की रोपड़ जेल में मुख्तार बंद है। इलाहाबाद या बांदा जेल शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 2 हफ्ते में पंजाब से उत्तर प्रदेश शिफ्ट करने का आदेश दिया है। पंजाब सरकार की दलील थी कि ये बाहुबली डिप्रेशन में है, लेकिन इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। यूपी के बाहुबली को सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए कहा कि यूपी शिफ्ट किया जाए। अभी पंजाब की रोपड़ जेल में मुख्तार है और इलाहाबाद या बांदा जेल शिफ्ट करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। और जानकारी के लिए दिल्ली से मेरे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हैं फोन लाइन से। सुशील, बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मुख्तार को, क्योंकि पंजाब सरकार लगातार इस मामले पर दलील पेश कर रही थी कि डिप्रेशन में है, लेकिन आज वो दलील भी काम नहीं आई। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से कहीं ना कहीं ये यूपी सरकार की फिलहाल यूपी सरकार के लिए भी एक बड़ा झटका है। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में तमाम दलीलें दी गई और ये कहा गया कि चूंकि मुख्तार अंसारी का जो मेडिकल रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक साफ तौर से मुख्तार अंसारी जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। और मुख्तार अंसारी की भी तरफ से ये कोर्ट में दलीलें दी गई और ये कहा गया कि चूंकि मुख्तार अंसारी से जो संबंधित तमाम गंभीर मामले हैं वो यूपी में ज्यादा दर्ज है और ऐसे में उनकी जान को खतरा है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में पंजाब सरकार को जब इस मामले में उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और ये कहा कि इस पूरे मामले में जो हलफनामा दाखिल किया जा रहा है उसमें पंजाब सरकार ने कई बार ये कोशिशें की कि हलफनामा दाखिल करने में उन्हें समय मिले, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका विरोध भी किया और ये कहा कि पंजाब सरकार लगातार मुख्तार अंसारी को किसी न किसी रूप से बचाने की कोशिश कर रही है। बावजूद इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया वो फैसला कहीं ना कहीं पंजाब सरकार के लिए भी एक बड़ा झटका है और मुख्तार अंसारी के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के भीतर पंजाब से उत्तर प्रदेश ट्रांसफर किया जाना जरूरी है और यही आदेश भी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी अपने आदेश पे कहा है कि बांदा जिले के सुपरिटेंडेंट उनकी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य से संबंधित तमाम चीजों की कहीं न कहीं निर्धारण करेंगे और उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कोर्ट में दलील दी गई कि जो मुख्तार अंसारी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी जान को उत्तर प्रदेश में खतरा है, तो उनकी जान के खतरे को लेकर फिलहाल वो श्योर कर रहे हैं और ये उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ले रही है। चूंकि मुख्तार अंसारी से संबंधित कई गंभीर मामले जो हैं वो उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं, जो फाइनल स्टेज पे हैं। कुछ केसेज ऐसे हैं जिनका फाइनल जो चार्जेस है वो फ्रेम होना है, वो बिना मुख्तार अंसारी के नहीं हो सकता है, लिहाजा उन्हें उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर किया जाए। अब ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अब भविष्य में जब भी पंजाब सरकार को मुख्तार अंसारी के कस्टडी की जरूरत होगी तो उनको फिलहाल उत्तर प्रदेश की अदालत से परमिशन लेना होगा और ऑन रिकॉर्ड उनको फिलहाल ट्रांसफर करना पड़ेगा। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से गुनाह के रास्ते पर चलते चलते मुख्तार अंसारी एक बड़ा गैंगस्टर बन गया। यूपी की सियासत ने देश को एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता दिए हैं। प्रदेश की इस सियासी जमीन का सबसे उपजाऊ गढ़ पूर्वांचल माना जाता है, लेकिन इसी पूर्वांचल का एक स्याह सच भी है, वो है अपराध और राजनीति का गठजोड़। इसी गठजोड़ की बदौलत पूर्वांचल के कई माफियाओं ने विधानसभा से लेकर संसद तक का सफर तय किया। अपराध की दुनिया से राजनीति में कदम रखने वालों की फहरिस्त में एक अहम नाम है मुख्तार अंसारी। 40 से ज्यादा मुकदमे सिर पर लिए ये नेता 14 साल से जेल में बंद है, लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में इसका सिक्का लगातार कायम है। चाहे भाई अफजाल की सियासी पारी हो या बेटे का सियासत में पहला कदम, दोनों को जो भी जीत मिली उसमें मुख्तार का ही योगदान माना जाता है। 90 के दशक में शुरू किया गैंग। 90 का दशक आते आते मुख्तार ने जमीन कब्जाने के लिए अपना गैंग शुरू किया। उसके सामने सबसे बड़े दुश्मन की तरह खड़ा था ब्रिजेश सिंह। यहीं से मुख्तार और ब्रिजेश के बीच गैंग वॉर शुरू हुआ। 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में मुख्तार अंसारी का नाम आया था।
हालांकि उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पुलिस नहीं जुटा पाई। 1990 के दशक में मुख्तार अंसारी जमीनी कारोबार और ठेकों की वजह से अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि उसने 2005 में जेल में रहते हुए कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश रची थी। मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसी दर्जनों संगीन वारदातों के आरोप में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। राजनीति में पहला कदम। 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति में कदम रखा। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। उसके बाद से ही उन्होंने ब्रिजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। 2002 आते आते इन दोनों के गैंग ही पूर्वांचल के सबसे बड़े गिरोह बन गए। इसके बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उभरा। मुख्तार अंसारी पिछले 14 सालों से जेल में ही बंद है, फिर भी दबंगई इतनी है कि जेल में रहते हुए भी न सिर्फ चुनाव जीतता है बल्कि अपने गैंग को भी चलाता है। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा है, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की। मुख्तार के समर्थकों का दावा है कि ये रॉबिन हुड अगर अमीरों से लूटता है तो गरीबों में बांटता भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के काले काल के बीच भी हमारे एक कार्यक्रम ने एक अच्छे कल की उम्मीद बना रखी। बायजूस यंग जीनियस का पहला सीजन इसी साल फरवरी में शुरू हुआ और हमने बड़े बड़ों को अपनी प्रतिभा और जुनून से हैरान करने वाले 21 यंग जीनियस बच्चों से इस देश को मिलवाया। ये बच्चे वाकई कमाल के हैं और उनकी बढ़ती चमक का जश्न मनाने के लिए संगीतकार सलीम मर्चेंट के साथ मिलकर नेटवर्क 18 ने बनाई एक खास पेशकश। ये कैसे पॉसिबल है समझाए तो कोई, लगता कुछ अनरियल है, क्या जादू है कोई। है उम्र तो छोटी बहुत पर काम है बड़े, आने वाले कल की उम्मीदों से हो तुम जुड़े। इस हुनर की होगी कदर, रुकेगा ना अब ये सफर। हमें नाज है तुम पे नाज है। You're the brightest सितारा, तुमसे है नूर सारा। हो जीनियस यंग जीनियस तुम बेमिसाल हो, छोटी सी एज में सीरियस सच में कमाल हो। You're the brightest सितारा।